Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Irtisam's Biology. Dear students, today we will discuss our next lecture of MD-CAT lecture series, that is lecture number 3, structure of viruses. वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है इसमें मेनली हमने दो चीज़ों के बारे में बात करनी है। एक हम बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और दूसरा HIV के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन जो है वायरसेस की उसके बारे में पढ़ा था और वहाँ पर भी हमने वायरसेस के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा बहुत जो है मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था। तो ये जो लेक्चर्स होते हैं MD-CAT से रिलेटेड, इसमें क्या होता है कि एक लेक्चर दूसरे के साथ रिलेट कर रहा होता है, एक का डाटा दूसरे के अंदर, दूसरे का डाटा तीसरे के अंदर जो है वो इस तरह से मर्ज करके डिस्कस करके छोटे छोटे पॉइंट्स बताए जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आपको ये कंप्लीट लेक्चर्स चाहिए, लाइक आपको बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर्स, HIV का लाइफ साइकिल, HIV का स्ट्रक्चर, कंप्लीट लेक्चर्स चाहिए, तो वो मेरे वैसे जो हैं PTB से रिलेटेड जो है PTB पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसके लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल के ऊपर, तो वहाँ से आप आसानी के साथ उनको देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम मेनली इनका जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज उससे रिलेटेड कौन कौन से MCQs आ सकते हैं, कैसे आए हुए हैं पहले प्रीवियस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और सिमिलरली हम HIV के बारे में भी यही बातें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, मेनली वो पॉइंट्स बताने हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली MCQs। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये इन्फेक्ट करता है किसको, बैक्टीरिया को, इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट इन द बैक्टीरिया। और फर्स्ट 25 मिनट्स के अंदर अगर तो लिटिक साइकिल है, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है, ये 200 कॉपीज़ जो हैं 20 to 25 मिनट्स के अंदर अपनी 200 कॉपीज़ जो है वो बना लेता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, विरियॉन्स बोलते हैं। सो एक MCQs आया हुआ था कि न्यूली सिंथेसाइज्ड कंप्लीट इन्फेक्शियस एंटिटी दैट इज़ कॉल्ड विरियॉन, तो वो आपको पता होना चाहिए। सो इस तरह से ये आपके पास क्या है, रेप्लिकेट भी करता है और इन्फेक्ट करता है किसको, बैक्टीरिया को। इसका मतलब है कि ये फिर होस्ट स्पेसिफिक हुआ, ऑब्लिगेट पैरासाइट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसके जो ओवरऑल डायमेंशंस हैं ये कितना है, 24 to 200 नैनोमीटर जो है इसकी वो लेंथ होती है। सो इसका मतलब हुआ कि अगर 24 से 200 है तो ये अगर कंप्लीट, यानी कि ये इसका न्यूक्लियोकैप्सिड हेड रीजन और टेल अगर इकट्ठे होंगे तो ये 200 नैनोमीटर तक जा सकते हैं। बाज़ ऐसे बैक्टीरियोफेज है जिनमें टेल होती नहीं है, सो वो आपके पास राउंड अबाउट कितने आते हैं, 24 नैनोमीटर्स तक आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर में, इसके पास दो मेन स्ट्रक्चर है, एक होता है हेड और एक होती है टेल। जो हेड है यहाँ पर, उसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका हेड, ये बेसिकली इसका क्या है, कैप्सिड है। और इस कैप्सिड के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, इसका जीनोम मौजूद है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है। फेडरल की बुक के मुताबिक जो आपके पास है बलोचिस्तान, उसमें लिखा हुआ है कि दे मे बी DNA और RNA। इसी तरह से PTB के अंदर लिखा हुआ है डबल स्ट्रैंडेड DNA। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको कर लें जिस बोर्ड से आप स्टडी कर रहे हैं। अगर आप फेडरल के हैं तो आप इसको सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहने दें, क्योंकि आपके पास जो ठोस सबूत है वो तो मौजूद है ना, कि हमारी बुक में सिंगल स्ट्रैंडेड लिखा हो लेकिन PTB में डबल स्ट्रैंडेड लिखा हो, और बलोचिस्तान की बुक में RNA दे में भी RNA और DNA जो है ना वो लिखा हुआ है। इसी तरह से ये आपके पास क्या है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है। ये आपको जो नज़र आ रहा है इसका कैप्सिड, जो ओवरऑल इसका कोट है दैट इज़ हेक्सागोनल। और जीनोम और कैप्सिड जो है, यानी कि इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है और जो कैप्सिड है, ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियो कैप्सिड। अब ये भी प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनमें क्वेश्चन आया। अब जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया उसमें ये स्टेटमेंट है, द न्यूक्लियर मटेरियल एंड प्रोटीन कोट इज कलेक्टिवली कॉल्ड दैट इज न्यूक्लियो कैप्सिड। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट MCQs है जिसको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ जीनोम। इसका जो है उसके अंदर few to 100 जीन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब जीन का नाम हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली किससे रेलिवेंट है, DNA से रेलिवेंट है। तो DNA की वजह से हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर चंद एक जीन्स भी हो सकते हैं और 100 जीन्स भी जो हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट है जी इसकी जो टेल है, टेल बेसिकली क्या है, एक हॉलो ट्यूब है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं, टेल इज अ हॉलो ट्यूब दैट
हेल्प्स टू पेनिट्रेट वायरल डीएनए इनटू द होस्ट, यानी कि होस्ट के अंदर वायरल डीएनए को पेनिट्रेट करने में जो स्ट्रक्चर हेल्प कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड टेल। अब टेल हैव फर्दर स्ट्रक्चर्स, टेल के पास जो है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर नेक मौजूद है, कॉलर मौजूद है, शीथ मौजूद है, इसी तरह से टेल फाइबर, बेस प्लेट और सरिंज और पिन जो है वो मौजूद है। अब इनका फंक्शन क्या क्या है, जो आपके पास नेक है बेसिकली ये भी एक शॉर्ट एंड हॉलो ट्यूब है दैट कनेक्ट्स टेल विद हेड, जो कि टेल को किसके साथ कनेक्ट कर रही है, हेड के साथ कनेक्ट कर रही है। इसी तरह से कॉलर है, कॉलर सेपरेट करता है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, सेपरेट करता है किसको, कोर को, ये जो ऊपर वाली कोर है, ये जो आपको नज़र आ रही है शीथ आ रही है, इसको किससे सेपरेट कर रहा होता है, हेड से सेपरेट कर रहा होता है। इसी तरह से आपके पास टेल फाइबर्स हैं, ये जो आपको टेल फाइबर नज़र आ रहे हैं इनका नंबर कितना होता है, 6, ये भी पूछा जा सकता है। और ये जो 6 नंबर हैं टोटल टेल फाइबर्स के, ये बेसिकली किस में हेल्प कर रहे होते हैं, अटैचमेंट के अंदर, होस्ट के जो आपके पास स्ट्रक्चर हैं, होस्ट के ऊपर अटैचमेंट के लिए, लैंडिंग के लिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरह से बेस प्लेट है, बेस प्लेट जो है ये आपके पास इन्फ्लेटेड है, जो ये जो टेल है ये क्या कर गई है, इसने अपने आप को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है साइडों पर, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर इसने बेसिकली एक एंजाइम रखा हुआ है लाइसोजाइम, ये भी एमसीक्यूज पूछा गया है। अब लाइसोजाइम क्या करेगा, जो होस्ट होगा उसकी जो सेल वॉल होगी उसको ये डाइजेस्ट करेगा। ये बेसिकली एक डाइजेस्टिंग एंजाइम है, एक कैटालिटिक एंजाइम है, ये कैटालाइसिस कर देगा। और फिर सरिंज ये क्या करती है, ये सरिंज है जो पेनिट्रेट करती है, जब ये जो डाइजेस्टेड स्पेशली जो सेल वॉल है जब ये डाइजेस्ट हो जाती है तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि नर्म होता है, तो आसानी के साथ ये सिरिंज की मदद से क्या करेगा, पेनिट्रेट कर देगा किसको, डियर स्टूडेंट्स, अपनी इस सिरिंज को। और फिर इस तरह से जो डीएनए है वो किधर चला जाएगा, वायरस से किधर जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर। अब इसका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल अगर आप वो सुनना चाह रहे हैं तो ये आई बटन पे जो मैं है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर भी क्लिक करके डायरेक्ट इसके जो लाइफ साइकिल लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल पर पहुँच सकते हैं। फिर जो है इसकी डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो की अगर आप नीचे क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने जो है इसका पूरे का पूरा जो है वो लिंक दिया हुआ है, आपको पूरा लाइफ साइकिल वहाँ से मिल जाएगा और उधर भी मैंने एमसीक्यू जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये जो इसका कैप्सिड है, कैप्सिड बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, कैप्सोमर से मिलकर बना होता है, ये भी पूछा गया है। अब ये कैप्सोमर जो है इनकी जो तादाद है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पर किसी भी बुक के अंदर बैक्टीरियोफेज के कैप्सोमर्स के बारे में बात नहीं की गई, लेकिन ओवरऑल जो हर्ब्स वायरसेस हैं उनके अंदर 162 एंड एडिनो वायरसेस जो हैं उनके अंदर 252 और साथ ही साथ एक नया जो है वो मैं ऐड करता चलूँ क्योंकि ये बलूचिस्तान की बुक में लिखा हुआ है, दैट इज़ द एम्बिडेंजो वायरस। और इसके कैप्सोमर कितने होते हैं, 60 होते हैं। इसको आप किसी जगह पर जो है वो नोट डाउन कर लें क्योंकि हमारी बुक्स के अंदर नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा पीएमसी हमें करिकुलम दे रही है तो मे बी वहाँ से जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कितने होते हैं। टोटल 60 कैप्सोमर्स होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं HIV की तरफ। मैं पहले बता रहा हूं कि अगर आपने इसका पूरा लाइफ साइकिल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ HIV है। अगर आपने HIV का लाइफ साइकिल भी देखना है तो वो भी उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो HIV वायरस है बेसिकली ये स्फेरिकल है, ये MCQs में पूछा जा सकता है। इन्वेलप्ड वायरस है, उसके साथ स्पाइक्ड वायरस है और साथ इसके क्या मौजूद होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस हैं। ये कौन से वाले, ये जो आपके पास है HIV की जो ओवरऑल डायमीटर है वो कितना है, 120 नैनोमीटर। और इससे जो इंपॉर्टेंट MCQs है वो ये पूछा गया है कि HIV वायरस जो है ये बेसिकली किससे बिलोंग करता है, दिस इज़ द रेट्रो वायरस। इसको रेट्रो वायरस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम होता है दैट इज़ RTAs यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होता है। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है RNA को, वायरल RNA को वायरल DNA में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और साथ ही साथ हर एक का जो है फंक्शन वो भी देखेंगे। सबसे पहले तो इसका आ जाता है ये इन्वेलप आ जाता है। इन्वेलप जो है ये किससे मिलकर बना होता है, दैट इज़ लिपोप्रोटीन से। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे सेल्स होते हैं सेम इसकी कंपोजिशन है।
क्यों इसकी कंपोजिशन सेम है? क्योंकि ये जो इसका इन्वेलप है बेसिकली, ये जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट होते हैं, स्पेशली टी लिम्फोसाइट, ये बेसिकली उसकी जो मेम्ब्रेन है उसी का ही ये इन्वेलप बनाकर लेकर आता है। सो इसका मतलब हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वायरस है HIV, उसकी जो इन्वेलप होता है उसकी कंपोजिशन किसकी तरह है? दैट इज़ द टी लिम्फोसाइट। एंड साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है? बिल्कुल होस्ट की मेम्ब्रेन की तरह ही इसकी कंपोजिशन है, इसके इन्वेलप की। सो ये बात भी आप इसको जो है ना वो नोट डाउन कर लें। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ, इसके पास कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इसके पास ह्यूमन स्ट्रक्चर्स कौन से मौजूद हैं और वायरल स्ट्रक्चर्स कौन से मौजूद हैं? वायरल स्ट्रक्चर में इसके पास आ जाती है स्पाइक। इसी स्पाइक की बेस पे हम इसको क्या बोलते हैं? दैट इज द स्पाइक्ड वायरस। अब ये स्पाइक जो है ये बेसिकली एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये दो है यहाँ पर। एक तो ये जो आपको 1 2 3 ये जो ट्राइमेरिक फॉर्म में नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड GP ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज 120। ये आपके पास कितनी है? ग्लाइकोप्रोटीन 120 है। और जो दूसरी आपको ये इसके साथ अंदर की तरफ नजर आ रही है, दैट इज GP ग्लाइकोप्रोटीन 41। अब बारी बारी इनका फंक्शन देख लेते हैं। जो ग्लाइकोप्रोटीन आपके पास 120 है, यहां पर भी मैंने मेंशन की हुई है। बेसिकली ये क्या करती है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट हेल्पर टी सेल के ऊपर, यह भी पूछा गया है कि HIV अटैक्स ऑन, HIV जो है वो किसके ऊपर अटैक करता है? ऑप्शंस में था ल्यूकोसाइट पर करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स पे करता है, टी लिम्फोसाइट पर करता है, ये हेल्पर टी सेल्स पर करता है। तो ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? हेल्पर टी सेल्स के ऊपर। तो ये जो GP 120 है, ये जो स्पाइक है, इसका ये वाला पोर्शन पर्टिकुलर, ये वाला पोर्शन GP 120 वाला, ये CD4 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। क्लस्टर डिफरेंशिएशन रिसेप्टर 4 कहां पर मौजूद है? हेल्पर टी सेल्स के ऊपर, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर जो है ये मौजूद हैं। इन सेल्स को CD4 सेल्स भी बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रख लें। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो है इनको CD4 सेल भी बोला जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CD4 रिसेप्टर्स। उसके बाद ये बेसिकली इसके साथ अटैच करने में हेल्प करती है। यही वो वजह है कि जब ये आपस में अटैच हो जाते हैं, डिटेक्ट कर लेता है वायरस CD4 रिसेप्टर्स को, तो फिर वो उस सेल को क्या कर देता है? इन्फेक्ट कर देता है। तो इन्फेक्शन काज में स्पाइक अपना बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती है। बाकी आती है GP 41। ये क्या कर रही है? GP 120 को मेम्ब्रेन के साथ बेसिकली अटैच करने में हेल्प कर रही होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था इन दोनों का फंक्शन। उसके बाद भी ये जो पर्टिकुलर सेल है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज HIV वायरस, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है इसकी लिपोप्रोटीन है। बेसिकली इस लिपोप्रोटीन, जिसको हमने इन्वेलप का नाम दिया था, इसके ऊपर पर्टिकुलर एंटीजेंस मौजूद हैं। और वो कौन कौन से हैं? दैट इज द ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन 1 एंड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन 2। अब बेसिकली चूंकि मैंने आपको पहले बताया है कि ये ल्यूकोसाइट यानी कि हेल्पर टी सेल की ही मेम्ब्रेन है जो ये वायरस लेकर आया था, क्योंकि वहां से ये बर्ड ऑफ होता है और उसकी मेम्ब्रेन को अपना इन्वेलप बनाकर लेकर आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जो एंटीजेंस थे ये हमारे सेल्स यानी कि ह्यूमंस के सेल्स के ऊपर थे, और ये हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो ये आपको बात पता होना चाहिए। तो यहाँ पर HLA1 एंड HLA2 मौजूद हैं जो कि ह्यूमन इम्यूनिटी के अंदर अपना अहम रोल प्ले करते हैं। बेसिकली जो आपके पास टिश्यू रिजेक्शन होती है ना, जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसमें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड जो ऑर्गन है उसमें जो टिश्यूज़ है उसको रिजेक्ट किया जाता है, वो उसमें ये रोल अपना प्ले कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ह्यूमन इम्यून सिस्टम का ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके अंदर एक अहम जुज़्व है उसका। उसके बाद यहाँ पर कुछ ब्लैक से एंजाइम्स दिखाए गए हैं। सो दीज आर द प्रोटीएजेस। ये प्रोटीएजेस क्या करते हैं? चूंकि ये जो इसका कैप्सिड है डियर स्टूडेंट्स, ये किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटीन से मिलकर बना हुआ। और आपने जब इसका लाइफ साइकिल पढ़ा है या पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका बेसिकली जो कोट है ये तो मेम्ब्रेन का हिस्सा बनता है और कैप्सिड अंदर चला जाता है सेल के अंदर, और फौरन से प्रोटीएजेस इसको क्या कर देते हैं? डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट देते हैं। लेकिन ये कहाँ पर होता है? हेल्पर टी सेल के अंदर होता है। अगर CD4 सेल्स
जो हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करके बाकायदा तौर पर बाइंडिंग हो जाए, आफ्टर दैट ये काम होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और एंजाइम हैं। ये एंजाइम जो आपको ब्लू से नज़र आ रहा है, दिस इज़ RTAs, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। इसका काम क्या है? वायरल RNA से वायरल DNA बनवाना। सो ये इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कर रहा होता है। और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एंजाइम है जो कि रेड के साथ है, दैट इज़ इंटीग्रेज। ये हम इधर ले चलते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेज। जब वायरल DNA बन जाता है, सो ये वायरल DNA को पकड़ेगा और जो ह्यूमन है उसके DNA के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट कर देगा, ह्यूमन DNA के अंदर इसको जोड़ देगा। ये काम किसका होगा? इंटीग्रेज एंजाइम का। और उसके साथ साथ जो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके कैप्सिड के बारे में पूछा जा सकता है। इसकी शेप मोर और लेस जो है वो क्या होती है? कोनिकल शेप होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इन दोनों के स्ट्रक्चर्स के हवाले से थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। सो आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।